नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पर्यावरण, भूगोल, सोशल साइंस और इतिहास में भूगोल पोर्शन और पर्यावरण पोर्शन कवर करना शुरू किया है। भूगोल पोर्शन में आदित्य सर ने आप लोगों को भारत की स्थिति पढ़ा दी है और मैंने आपको नदी और वर्षा ये दो टॉपिक पढ़ाए। नदी और वर्षा प्राकृतिक संसाधन जो टॉपिक है उसमें कवर होता है। आज इसी में ही नदी से रिलेटेड एक और टॉपिक है परियोजनाएं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। परियोजनाएं हमारे लिए क्यों जरूरी है उसको बताने से पहले पिछले वीडियो में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था और मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण है। उसे कहते क्या है मैं ये भूला था, वो चीज मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा से पश्चिमी घाट पर, ये वाला जो भारत के मानचित्र में यहां से जो हवाएं उठती हैं और जो इस तट पे वर्षा करती हैं, पश्चिमी तट पे जो वर्षा करती हैं, उसके विमुख ढाल पे, पवन विमुख ढाल, मतलब मैंने बोला था आपको महाराष्ट्र के विदर्भ का मैंने आपसे जिक्र किया था कि वहां पर वर्षा नहीं हो पाती। तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहते क्या हैं? तो दोस्तों, ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश अंग्रेजी में कहते हैं रेन शैडो रीजन। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, उस वीडियो में बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, इसलिए ये मैं आपको आज बता देता हूं, ये परियोजनाएं शुरू करने से पहले। तो जब हवाएं, यहां से मैंने आपको बताया था नमी सारा यही इसी ढाल पे छोड़ देती हैं, इसके विमुख ढाल पे जाती है, मतलब जब हवाएं पर्वत से नीचे उतरती हैं तो नमी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस वजह से इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती। तो ऐसे क्षेत्रों को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इन क्षेत्रों में यहाँ से जो हवाएं प्रवेश करती हैं उनसे वर्षा होती है, या फिर जो उत्तरी पूर्वी मानसून आता है उनसे वर्षा होती है। ये इतना आप पिछले वीडियो का हिस्सा मान के इसे पढ़ लें, इसका नोट्स बना लें। जो मैंने बोला है एज इट इज अक्षर से उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, कुछ अलग से उसको फिर करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को रोक के या डाउनलोड करके आप इसको देखिएगा तो ये चीजें अक्षर से नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं परियोजनाओं पे। परियोजनाएं है क्या? परियोजनाएं दोस्तों वो चीज है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधन को कितना अधिकतम यूज कर सकें, प्रयोग कर सकें। इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय को अगर हम विच्छेद करें तो बहु प्लस उद्देशीय, बहु मतलब बहुत सारी, उद्देशीय मतलब उद्देश्य के लिए। बहुउद्देशीय बहुत सारी उद्देश्य के लिए। बहुत सारे उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहला तो भारत कृषि प्रधान देश है तो सिंचाई। दूसरा, इससे आर्थिक सहयोग मिलता है। आर्थिक सहयोग कैसे मिलेगा? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। आर्थिक सहयोग, अगर हमने परियोजनाएं शुरू करी तो सिंचाई होगा, उत्पादन अधिशेष होगा। अधिशेष मतलब इतना उत्पादन होगा कि हम प्रयोग के बाद उसे बचा के बेच भी सकते हैं या फिर कुछ उसका और उपयोग कर सकते हैं। बिजली में बिजली उत्पादन, पर्यटन का विकास, इस तरह ये आर्थिक क्षेत्र में भी हमारी मदद करेगा। अब ये संकल्पना आई कहां से? दोस्तों, ये संकल्पना आई है अमेरिका से। वहां पर एक परियोजना स्टार्ट हुई, टेस्ले घाटी, मैंने यहाँ पे लिखा है, टेस्ले घाटी परियोजना 1938 में। वहां पर जो नदियों का तंत्र था, वो जो समुद्र में जाती थी, मिलती थी, उन पे बड़ी राजनीति होती थी। तो उस
तंत्र को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक परियोजना बना दी कि हम इसको सेंट्रलाइज तरीके से इस पानी का प्रयोग करेंगे और इसको हम आर्थिक संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे। तो भारत में यहाँ पर देखिए, मैं बार बार मानचित्र का सहारा इसलिए लेता हूं क्योंकि मानचित्र जो है वो आपके दिमाग में चीजों को अमिट रूप में अंकित कर देगा, अपनी छाप छोड़ देगा। आप देखिए, रटने से नंबर पाया जा सकता है, पर समझने से ज्ञान पाया जा सकता है। रटना आपको हर जगह आगे नहीं ले जाएगा। आपको आगे क्या ले जाएगा? आपका ज्ञान। आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, आपने जो समझा है, वो आपको कभी भी पीछे नहीं होने देगा, वो हमेशा आपको एक कदम आगे रखेगा। तो छोटा नागपुर का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत में छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे। तो छोटा नागपुर के पठार पर जब यहाँ से वर्षा से रिलेट होगा ये वीडियो, आप लोग देखिएगा जरूर उसे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे मिस ना करें। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ गारो खासी की पहाड़ियों से प्रवेश करके फिर इधर उत्तर भारत के मैदान में आता है। तो नागपुर का पठार यही बीच में पड़ता है। तो वर्षा के समय में नागपुर के पठार पे इतना बारिश हो जाता है कि यहाँ पे झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2 नदियां बहती हैं, दामोदर और हुगली। हुगली आपकी गंगा की सहायक नदी है, गंगा का ही एक तरह से नाम है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर इतना बारिश हो जाता है, इतना पानी हो जाता है कि सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल को होता है, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि शोक को खत्म करने के लिए परियोजनाएं बनाएगी। तो ये जो तांडव यहाँ पे मचता था दामोदर और हुगली नदी से पश्चिम बंगाल मुख्यतः पश्चिम बंगाल में, उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका की टेस्ली घाटी परियोजना से आइडिया लिया गया और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई 1948। अब इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि हम बंगाल में आने वाले बाढ़ को रोकें। बाढ़ रोकेंगे तो बाकी चीजें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, और कंट्रोल होने के बाद हम इस परियोजना से, ऐसी परियोजनाओं से हम अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत भी कर सकें। तो ये तो हो गई परियोजना की संकल्पना, जो हमारे देश में शुरू कब हुई? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से, दामोदर वैली घाटी परियोजना से ये शुरू हुआ। ठीक है, अब आर्थिक रूप से मैंने आपको बताया कि ये परियोजनाएं हमें सुदृढ़ भी करती हैं। तो आइए, मैंने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं लिख रखी हैं, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं और रह जाएंगी वो मैं बताऊंगा। बाकी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो रनिंग हैं, जो चल रही हैं और अभी भी बन रही। तो इन परियोजनाओं को आपको नोट्स चाहिए होगा तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक दो क्वेरी आई है मेरे पास, मैं पहले उसका जवाब आपको दे देता हूँ। मेरे पास क्वेरी आई थी कि आप कब तक आप लोग सीटेट का कोर्स कंप्लीट कर देंगे जो जुलाई में परीक्षा होने वाली है। तो हमारा भरसक प्रयास है कि हम 20 से 25 जून तक इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर दें। सामाजिक अध्ययन पर्यावरण की क्लास मैं खुद ही चला रहा हूँ, और बाल मनोविज्ञान की क्लास प्रियंका मैम चला रही हैं। गणित की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जो प्राइमरी लेवल पर, अपर प्राइमरी लेवल पर निखिल सर वो जल्दी ही कवर करेंगे। तो हमारा जो फोकस है वो बहुत जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट करने का है। हम जितना जल्दी चाहें, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे आप लोगों को और मदद मिल सके। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका कोर्स समय से पहले कंप्लीट होगा
और आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना भी रहेगी। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि दामोदर घाटी परियोजना शुरुआत कब हुई? 1948 में। दामोदर घाटी निगम इसलिए बनाया गया कि चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। बाढ़ की समस्या से बचाने के लिए ये कुछ 8 बांध बनाए गए, जिनमें से मैंने कुछ प्रमुख लिखे हैं। कोनार, तिलैया, कोयलकारो, इस परियोजना में ये बांध बनाए गए। और किन नदी पे बनाए गए? हुगली और दामोदर। मैं बार बार नोटिस करके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप परीक्षा के दृष्टिगत इसे नोट करते जाए। जो मैं बोलता हूं उसे आप अक्षरशः लिखते रहिए, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट तो आपका नोट्स बनाएगा ही बनाएगा, पर मैं जो चीजें बताता हूं वो चीजें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी। तो कोनार, तिलैया, कोयलकारो, ये 3 जो बांध हैं, जो बांध बने हैं वो झारखंड में है। और एक पंचेत हिल है, पंचेत हिल बांध है, वो आपका पश्चिम बंगाल है। अच्छा, बांध जो होता है, अच्छा पहले ये बता दूं बांध होता क्या है। बांध जो होता है वो कोई नदी बहते हुए आ रही है, नदी बहते हुई आ रही है, उसे हम एक दीवार सा बना के रोक लेते हैं, ठीक है। दीवार से बना के रोकते हैं, जल भर जाता है, यहाँ पीछे जलाशय का निर्माण हो जाता है, ठीक है। एक पूरा जलाशय बन जाता है। इसको कृत्रिम जलाशय या मानव निर्मित जलाशय बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जल इकट्ठा हो जाता है, इसे नहर के रूप में या धीरे धीरे छोड़ते हैं, फिर यहीं से बिजली उत्पन्न करते हैं। इसी जल को फिर प्रवाहित करके बिजली उत्पन्न करते हैं। फिर यहीं पे कुछ विहंगम दृश्यों, कृत्रिम विहंगम दृश्यों का वो बना देते हैं, जिससे हम पर्यटन में भी इसका उपयोग कर सके। तो ये तो एक बांध की कल्पना है, बांध की संकल्पना है, ठीक है। पहले बताना चाहिए था, मैंने परियोजना शुरू कर दी, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, पर आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। मैंने बताया आपको डीवीसी का जो संकल्पना है वो आपका टेलसे घाटी परियोजना पे आधारित है। दामोदर नदी पे बनाया है। प्रभावित राज्य से जिसका फायदा उठाते हैं झारखंड और बंगाल है। झारखंड और पश्चिम बंगाल को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अब दूसरा एक परियोजना है और बहुत ही फेमस है, बहुत ही इसका नाम आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और नांगल पंजाब में। संयुक्त परियोजना है ये। जैसे मैंने आपको बताया जलाशय बनता है, ये जो भाखड़ा नांगल का जो जलाशय बनता है उसको गोविंद सागर जलाशय कहते हैं, ठीक है। और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर। ये सारे फैक्ट जो हैं, ये जैसे ये कृत्रिम जलाशय का नाम, ये इसकी ऊंचाई, ये सारे परीक्षा के दृष्टिगत हैं, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। आप इसको नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा, ठीक है। लाभान्वित राज्य इसके कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। 5 राज्य इससे इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। और ये किस नदी का जल रोक के बनाया जाता है? सतलज नदी का, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना, ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, अगली मैं बता रहा हूं आपको, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर मैंने आपको बताया हो, आपको याद हो, मैंने तो बताया ही है, अगर आपको याद हो तो राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है, पर मैंने ये भी बोला था कि बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसने राजस्थान के दूर दराज क्षेत्रों में भी जल को पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से अब वहाँ पे खेती भी होती है और आर्थिक रूप से वो अब समृद्ध भी हो रहे हैं खेती के माध्यम से। तो जो इंदिरा गांधी
नहर परियोजना है वो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ठीक है, इसमें क्या है कि राजस्थान के ये जो पश्चिमी जिले हैं, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो सूखाग्रस्त जिले हैं, वहां पर इसका जो मेन टारगेट था यहाँ पर जल पहुंचाना था। ठीक है, तो पंजाब से दो निकलने वाली नदियां सतलज और ब्यास, इनके जल को रोक के एक बांध बनाया गया, हरिके बैराज। लिखते जाइएगा, पंजाब से निकलने वाली दो नदियां सतलज और ब्यास को कपूरथला के पास रोक के हरिके बैराज नाम का बांध बनाया गया। यहाँ से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई, जो ये बांध उस नहर को जल प्रोवाइड कराता है, जल की आपूर्ति कराता है। और इस राजस्थान फीडर नहर से इन 4 जिलों में, गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में जल की आपूर्ति होती है। अब सोचिए, जल की आपूर्ति इस कदर होती है कि वहां पर कपास तक की खेती संभव हो सकी है। लोग कहते हैं कि कपास की खेती में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक, क्लियर, लिख लिया? वही जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि इसने राजस्थान में हरित क्रांति लाई है। राजस्थान भी अब जो उसके सूखाग्रस्त पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र हैं, इधर वाला ये आपका ऐसे ऐसे आगे इधर से यहाँ पे ये पाकिस्तान से सटे हुए जो जिले हैं वहां पर भी पानी पहुंच गया है। अब ये भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना सरदार सरोवर है, नर्मदा घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी और भारत की 5वें नंबर की सबसे लंबी नदी है। अब आप बोलिएगा भारत की, आपने तो 6 लंबी नदियों के नाम लिखा है, तो पर उसमें मैंने भारत से उद्गम का नहीं बताया था, उसमें मैंने बाहर से भी उद्गम का लिया था, इस वजह से वो 6 नदियां अलग थी। ये 5 भारत की सबसे 5 लंबी नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, और इनका क्रम भी यही है, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। आप वीडियो को क्रम से देखिएगा तो चीजों को रिलेट कर दीजिएगा, और ये चीजें जो हैं इसे आप नदी वाले नोट्स में भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये चीजें वहां पे भी काम आएंगी। ये पोर्शन मैंने इसलिए लिख दिया था क्योंकि ये मैंने आपको नदी में नहीं पढ़ाया था, पर ये परियोजना मैं आपको बता रहा था तो इसे वहां पे कवर कर दिया मैंने, क्योंकि आपके नोट्स में तैयार रहेगा, आपको कभी ना कभी तो काम आएगा ही आएगा। नदियों का दृष्टिगत वो आपकी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो वहां मैंने बता दिए थे। परियोजना में जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये एक मैंने आपको एक्स्ट्रा कवर करा दिया। तो ये 5 भारत की सबसे लंबी नदियां, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। इसमें से नर्मदा जो है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है और अरब सागर में दक्षिण भारत का ये सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में यहाँ पर जल गिराती है। मतलब बहुत सारी नदियां हैं जो इधर जल गिराती हैं, बहुत सारी नदियां हैं इधर जल गिराती हैं, और बहुत सारी नदियां इधर से ऐसे ऊपर की तरफ आ जाती हैं, फिर इधर ये फिर आके फिर से यहीं पे मिलती है। ठीक है, तो अब इसके जल का परसेंटेज देखिए कौन कौन से स्टेट में ये कितना बहती है। एमपी में 86%, गुजरात में 12%, महाराष्ट्र में 2%। तो इस नर्मदा नदी का जल प्रयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना की अवधारणा की गई, संकल्पना की गई, जिसमें ये 4 प्रमुख बांध है। कई बांध इसमें बन रहे हैं जिसमें 4 प्रमुख हैं, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, माहेश्वर और सरदार सरोवर। सरदार सरोवर के बारे में अभी हाल फिलहाल में चर्चाएं भी हुई थी, परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है। इसका शिलान्यास 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और इसकी कल्पना सरदार पटेल जी ने की थी जो हमारे तत्कालीन भारत के गृह मंत्री थे। इसी वजह से इसका नाम सरदार सरोवर परियोजना रखा गया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ गुजरात को होने वाला है
4 राज्य से प्रवाहित होंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और ये इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना से मतलब ये आता है कि लाभ भी चारों राज्य मिलकर शेयर करेंगे, खर्चा भी चारों राज्य मिलकर शेयर करेंगे। तो गुजरात में भी जो ये पश्चिमी हिस्सा है गुजरात का ना, ये भी बड़ा सूखाग्रस्त हिस्सा है। तो इन्हीं क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए ये सरदार सरोवर परियोजना है। मैंने आपको यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाइएगा। मैंने आपको बताया था बिहार का शोक है एक नदी, कोसी नदी। कोसी नदी के जल बहाव को नियंत्रण करने के लिए, वो बिहार का शोक न रहे इसको नियंत्रण करने के लिए कोसी परियोजना स्टार्ट की गई है। इसमें ये जब तिब्बत के पठार से कोसी नदी निकल के आती है और बिहार के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है, नेपाल के रास्ते, तिब्बत से निकलती है, नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। तो जहां से वो प्रवेश करती है वहीं पे हनुमान नगर एक जगह है, वहीं पर एक बांध बना दिया गया है, इसे कोसी परियोजना कहते हैं, जिससे ये अब बिहार का शोक नहीं है। ठीक, इसे आप लिख लीजिएगा। कोसी परियोजना कहाँ है? नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे हनुमान नगर है, वहां पे। परीक्षा के दृष्टिगत जगह का नाम। परियोजना किसके लिए? बिहार के लिए। ठीक है, जल नियंत्रित हो जाएगा तो बाढ़ नहीं आएगा। बाढ़ कैसे आता है कि ये नदी इतना तेज बहती है कि कब अपना रास्ता बदल दे। क्यों बदल दे? इतना मलबा लाती है तो अपने ही रास्ते को पाटते चलती है, रास्ता बदल जाता है। मतलब आज कहाँ बह रही है, फिर इतना मलबा लाएगी कि वो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, वो कहीं और से बहने लगेगी। तो इस तरह तो वो बिहार का शोक है। प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया, ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा पूछा गया। पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी और जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, उनका नोट्स आप मुझसे ले लीजिएगा, क्योंकि वो फिर कंठस्थ करने वाली चीजें हैं, वो याद करना जरूरी होगा, तो वो मैं आपको दे दूंगा। प्राकृतिक संसाधन में हमने नदी पढ़ लिया, वर्षा पढ़ लिया, नदी से रिलेटेड बात हैं जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद सिंचाई पढ़ाऊंगा मैं, और बहुत जल्दी मैं ये सारा कोर्स कवर करके फिर इतिहास स्टार्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और वृष्टि छाया प्रदेश को आप वर्षा वाले चैप्टर में लिख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।